इधर से हट जाओ। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं सीधे दावोस स्विट्जरलैंड से आपके साथ कनेक्ट हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बार दावोस में खासतौर पर जो आज के सेशंस रहे उसमें क्या चुनौतियां भारत के समक्ष हैं, वैश्विक चैलेंजेस इंडिया के सामने क्या हैं, तकनीक का परिवर्तन खास तौर पर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के मुद्दे आज के सेशंस में बहुत चर्चा में रहे हैं। तो ये डिबेट खास तौर पर हम लोग हिंदी बेल्ट के उन दर्शकों के लिए लेकर आए हैं जिनको ये अंदाजा नहीं है या जिनके पास जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को सुनते देखते पढ़ते तो आए हैं, लेकिन उसके बारे में उनको बहुत तकनीकी जानकारियां नहीं थी। तो हमने ये सोचा कि इस बार हम लोगों को इस तरह की ग्राउंड जीरो से जाकर आम लोगों की जिंदगी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बनने वाली पॉलिसीज का क्या इस्तेमाल होता है और किस तरह से उसका यूज होता है, इसके बारे में हमने सोचा कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। आज उत्तर प्रदेश के लिए बहुत अच्छा दिन था। तकरीबन 9,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू इन्वेस्ट यूपी ने आज इसको में शामिल किए हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूसिव ग्रोथ की बहुत चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश को लेकर भी काफी चर्चा रही। विशेष तौर पर मैंने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन सब का बहुत ही खास प्रभाव इस बार दावोस में हमें देखने को मिला है। बहनों भाइयों, सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पर जो चर्चाएं तीन चल रही हैं। ये तो मैं भारत के समक्ष जो निवेश और चुनौतियां हैं उसके बारे में मैंने चर्चा की, लेकिन यहाँ पर सबको इंतजार है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलने वाले हैं, वो क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ भी वो बोलेंगे उसी से ग्लोबल ऑर्डर्स और नीतियां तय होने वाली हैं। तो सबको यहाँ पर जितनी भी पूरी मीडिया फ्रेटर्निटी दुनिया भर की मौजूद है उनको भी इंतजार है इस बात का कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। और खास तौर पर जो जियो पोलिटिकल टेंशंस इस वक्त चल रही हैं, खास तौर पर बहुत चुनौतीपूर्ण और विषम परिस्थितियां यूरोप के सामने अमेरिका ने उत्पन्न कर दी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा यूरोप डोनाल्ड ट्रंप को सुनने के लिए तैयार है कि वो ग्रीनलैंड को लेकर क्या ओपिनियन रखते हैं। और खास तौर पर उन्होंने टैरिफ वार जो शुरू कर दिया है इसको लेकर भी यहाँ चर्चा है। यहाँ चर्चा चाइना की भी बहुत ज्यादा है कि चाइना का काम, उनकी आर्थिक नीतियां, किस तरह से उन्होंने खनिज संपदा का डिरेगुलेट कर रखा है और किस तरह से इकोनॉमी पे, सप्लाई चेन पर और खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग पर चीन कंट्रोल कर रहा है, उसको लेकर भी यहाँ ग्लोबल फोरम में बड़ी चर्चाएं चल रही हैं जो हम लोगों ने सुनी, जानी और समझी। तो आज की चर्चा में हम इस विषय की बात करेंगे कि दावोस से क्या प्रमुख संदेश भारत को देना चाहिए, भारत की वैश्विक भूमिका क्या होनी चाहिए, विकास, निवेश, तकनीक, ऊर्जा, निवेश, इन सब के बारे में भारत की क्या पहल होनी चाहिए। हम इस वक्त इंडिया पवेलियन के बाहर के उसी स्क्वायर पे मौजूद हैं जहां पर ये सब कुछ हैपनिंग चल रही है। मैं आपके साथ वहां से लाइव कनेक्ट हूँ। तो इस परिचर्चा को आज आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी और वो भी बहुत उम्मीदों के साथ शामिल हो रही हैं और उन्होंने उम्मीद जताई है कि उत्तर प्रदेश और देश के लिए इस बार बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर निवेश के साथ साथ अच्छे रोजगार सृजन वगैरह की बहुत उम्मीद है। तो बहनों भाइयों, आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज की परिचर्चा के खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लीडर और प्रवक्ता रत्नाकर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और विशेष तौर पर हमने जाने माने अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, राजनीतिक शास्त्री और अब आईआईएम के प्रोफेसर रहे हैं लेकिन अब वो राजनीति का हिस्सा हो गए हैं, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। और यूनाइटेड अरब किंगडम के बहुत ही जाने माने टॉप एक्सपर्ट प्रोफेसर अरुण कुमार भी हमें इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, देवकीनंदन मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार। तो आप सभी का स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे समय देने के लिए। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी आपके साथ करना चाहता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दावोस से इस बार आप भारत में रह के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें अपनी पॉलिसीज में, इंडिया में इन्वेस्टमेंट को, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक गैप क्रिएट हो रहा है। चाइना की जो वर्सटाइल और डायनामिक प्रेजेंस है
इसको लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी पार्टी और आपकी क्या ओपिनियन है? ऋषि, बहुत धन्यवाद आपको। एंड मुझे विश्वास है आप डेवॉस में आपको एक बहुत सारे लोगों से मिलने का और देखने का मौका मिल रहा होगा, चर्चा करने का मौका मिल रहा होगा। इस समय बहुत खूबसूरत होता है डेवॉस। मुझे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाने का मौका मिला है, होटल यूरोप में, मुझे लगता है शायद जहां आपने कैंप इंडिया लगाया होगा उसका भी बिल्कुल, मैं हिस्सा रहने उसके का ठीक मौका मिला सामने है। खड़ा हूँ। और आपने जो सवाल उठाया आज, अच्छा आप उसके सामने, बिल्कुल हाँ, वो नॉर्मली इंडिया पवेलियन वही होटल यूरोप पे ही लगता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा ब्रिजेश जी, आज जो आपने मुद्दे उठाए, मैं अभी जो इकोनॉमिस्ट्स की एक पैनल था आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, उनकी जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें मैं उसको स्टडी कर रहा था, क्योंकि मैंने कहा आपके पास आना है तो आप ऐसे सवाल पूछेंगे, तैयारी करके जानी चाहिए। तो उसमें सबसे पहला जो चैलेंज आज इकोनॉमिस्ट ने पूरी दुनिया से 1300 टॉप इकोनॉमिस्ट अक्रॉस कंट्रीज ने 170 180 देशों से जो आइडेंटिफाई किया है, जिसमें भी आपने अपनी बात रखी, वो है जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रंटेशन की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो रहा है। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत स्पीड से, पहले भी टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शंस होते रहे हैं, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शंस होते रहे हैं, इनोवेशंस आते रहे हैं, बट द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन जो इस बार है वो फिनोमिनल है। आप देखिए पिछले 10 सालों में लगभग $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हुआ है। और चाइना इसमें, आपके दोनों सवाल में जोड़ के बात कह रहा हूं, जियो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन की, चाइना की डोमिनेंस की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इस बार अगर आप चाइना का देखेंगे, जो ट्रेड सरप्लस उन्होंने जारी किया है, $1.2 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस अनाउंस किया चाइना ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका और चाइना अगर आप मिला दें, सिर्फ दो लोग, आपने ट्रंप के भाषण की भी चर्चा की, प्रेसिडेंट ट्रंप के, तो इन दोनों का लगभग 70% दुनिया का इन्वेस्टमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिर्फ यही दो देश कर रहे हैं। जितना डोमिनेंस होता जाएगा, ये तीनों जो लूप्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, जियो इकोनॉमिक कन्फ्रंटेशन और चाइना का डोमिनेंस और अमेरिका का रोल इस समय जिस तरीके से है, ये तीनों चारों फोर्सेस क्रिएट कर रहे हैं एक बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिससे आज दुनिया में और खासकर इंडिया जैसे देश, यूरोपियन यूनियन एज अ ट्रेड ब्लॉक और बाकी भी लैटिन अमेरिका के कंट्रीज हो, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज उभर करके आ रहा है। मैं एक और इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस का सर्वे देख रहा था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से आज ही जारी किया है उन्होंने, कि अगले 2 वर्षों तक जो देश के टॉप इकोनॉमिस्ट है दुनिया के और फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने जो पोलिंग की है, उन्होंने कहा है कि अगले 2 साल वो इकोनॉमिक आउटपुट को गिरता हुआ देख रहे हैं और जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इन सारे चैलेंजेस में इस हिंदुस्तान के लिए एक बहुत अहम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये है। इसमें बहुत जो दिशा तय होगी, जो पॉलिसीज तय होंगी, उनमें एक बहुत बड़ा रोल इंडिया को निभाना चाहिए, इंडिया को मिलना चाहिए। हम सब होपफुल हैं देश के प्रति जो चीजें तीन चार चीजों की प्रोफेसर साहब यहाँ बड़ी चर्चा है कि एआई पर कंट्रोल किसका होगा, खास तौर पर चाइना की प्रेजेंस जैसे हो रही है और जो जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है और खास तौर पर अमेरिका की वजह से आर्टिफिशियल बड़ी चर्चा है। इन चीजों पे हम सब लोग इच्छुक हैं और देखना चाहेंगे क्या चीजें आती हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं रत्नाकर सिंह, रूलिंग पार्टी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रत्नाकर जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश और देश में हुकूमत में है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दावोस को लेकर कितना मुतमईन है उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस बार इंडिया का पार्टिसिपेशन लार्जेस्ट है, जैसा मैं कल की डिबेट में ही बता रहा था, अपने पैनलिस्ट को ही बता दूं, 10 राज्यों का यहाँ पर पवेलियन है और इस बार इंडिया का प्रेजेंस पहले के मुकाबले काफी बढ़ा है। और मैंने देखा भी है, जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर साहब भी कर रहे थे, यूरोप होटल में ही इंडिया पवेलियन खोला गया है और वहाँ 10 राज्यों की शोकेसिंग हो रही है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बड़ी चर्चा है, तेलंगाना की बड़ी चर्चा है, आंध्र प्रदेश की और महाराष्ट्र की भी बहुत खास चर्चा यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपके मुख्यमंत्री भी, आप तो मुंबई में है इस वक्त रत्नाकर जी, वो आए हुए हैं देवेंद्र फडणवीस जी, तो आप देश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए और महाराष्ट्र के लिए दावोस से क्या अपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल ब्रजेश जी, आपने जैसा कहा अभी कि इस बार का पवेलियन जो है वो इंडिया का वो बहुत सबसे बड़ा भव्य पवेलियन है और 10,000 स्क्वायर फीट में बना, ये अब तक का सबसे बड़ा पवेलियन बना हुआ है। और पार्टनर विथ इंडिया, ये टैगलाइन के साथ जो है इंडिया अपना वहाँ पे प्रमुखता से जो है वो स्थान दिखा रहा है।
निश्चित रूप से देखिए, चैलेंजेस की बात आप कह रहे थे, निश्चित रूप से हमारे सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए पिछले 11 सालों में, और हम विश्व की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से, और आज उस सारे चैलेंजेस को मीट करते हुए हम आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए हैं। और पूरी दुनिया, ब्रजेश जी, हमारी तरफ देख रही है, भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बन चुका है। और भारत 146 करोड़ जनसंख्या वाला देश जो है, वह विश्व का सबसे बड़ा मार्केट सब लोग देख रहे हैं, और वो सब लोग आतुर है भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। कारण उसका यह भी है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है, और आने वाले कुछ सालों में भारत जो है वह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी। और 2027 तक हम $5 ट्रिलियन का अपना जो एक लक्ष्य बनाकर चले हैं, वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है हम निश्चित रूप से बनेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे ब्रजेश जी। देखिए, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, और निजी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, और भारत की तरफ बहुत पॉजिटिव जो है ना रुख उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि भारत जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपना योगदान 20% करने जा रहा है, 20% की हिस्सेदारी जो है भारत की रहेगी। तो ये आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि भारत कितना महत्वपूर्ण है इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि आने वाला समय जो है वह भारत का है। और दूसरी जो बात कह रहे थे आप, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की बात कह रहे थे, निश्चित रूप से देवा भाऊ भी वहां गए हैं, देवेंद्र फडणवीस जी भी गए हैं वहां पे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अभी पिछले साल हमने महाराष्ट्र के लिए उन्होंने 54 MOU साइन किए थे, और 15.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया के लिए लेकर आए थे। और उनका कहना भी यही था कि इस बार, देवा भाऊ कह रहे थे कि इस बार उससे ज्यादा की उम्मीद हमें है, क्योंकि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जो भारत के ग्रोथ इंजन बने हुए, विकास की ग्रोथ इंजन बने हुए। अगर महाराष्ट्र की बात कर लूं तो लगभग 13% GDP का हिस्सेदारी है महाराष्ट्र की, जो नंबर 1 पे है। अभी आगे चल रहा है, और हमने तकरीबन 10,000 करोड़ के MOU यहाँ पे साइन किए हैं। हम लोग आगे चल रहे हैं। हम भारतीय के लिए ये बहुत गर्व और सम्मान की बात है। और वहां पे आप जो है एक भारतीय के रूप में अपना दृष्टिकोण जो यहाँ पे दे रहे हैं, हम सारे लोग बहुत खुश हैं कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो है हमारे देश के लिए हो रहा है, MOU साइन हो रहे हैं। और आज तो शायद आज दूसरा दिन है, निश्चित रूप से 5 दिन के दरमियान जो है हम बहुत सारे माइलस्टोन जो है अचीव करेंगे, वो भी देखने को मिलेगा, और ये खुशियां हम शेयर करते रहेंगे दिन प्रतिदिन। जी बहुत शुक्रिया आपका रत्नाकर जी, कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जाने माने प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। यहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, हम लोग माइनस टेम्परेचर में खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन धूप अच्छी निकली हुई है, और उसी धूप की चमक के साथ ना यहाँ पर भारत और उत्तर प्रदेश के निवेश की बड़ी चर्चा है। आप क्या वहां से महसूस कर रहे हैं, और आपकी पार्टी क्या ओपिनियन और क्या सजेशन सरकार को देना चाहती है कि उत्तर प्रदेश और भारत के विभिन्न राज्यों के लिए जो निवेश है वो बेहतर हो, और तेलंगाना भी काफी, आपका जहां हुकूमत है उनके लिए भी काफी चर्चाएं हैं यहाँ पे। सुरेंद्र जी। बहुत शुक्रिया ब्रजेश भाई। सबसे पहले तो बहुत ठंड है, आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे गर्म कपड़े पहनिए, इनर वगैरह अच्छा पहनिएगा, क्योंकि अगर धूप होती है तो ठंड दिखती नहीं है, लेकिन होती बहुत ज़्यादा है। तो आप अपना ख्याल रखिए, इसके लिए हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर हम आपको एक छोटा सा शेर से शुरू कर रहा हूं कि शदीद इतना रहा इंतज़ार मुझे, और वक्त मिन्नतें करता रहा कि गुजार मुझे, चला मैं रूठ के आवाज़ तक न दी उसने, और मैं दिल में कहता रहा कि पुकार मुझे। आज की डेट में अगर आप ध्यान से देखिए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ही मैं बात करूंगा, इसके अलावा बात नहीं करूं, क्योंकि हिंदुस्तान के बाहर हम लोग एक भारतीय के रूप में, हिंदुस्तानी के रूप में जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पिछले साल हमारी एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में रैंकिंग थी 63वें नंबर पर थे हम। उससे पहले और कम थे, 2014 से पहले और कम की रैंकिंग थी, हम लोग 15, 20, 25 में आते थे। लेकिन आज की डेट में हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में रैंकिंग है 71वीं। ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमारी रैंकिंग आपको मालूम है कितनी है ब्रजेश जी? 139वीं। और जेंडर बायसनेस में हमारी जो रैंकिंग है वो 131वीं है, और 131वीं रैंकिंग है।
और हमारी अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग कहते हैं कि दुनिया की चौथी लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था है। अरे भाई, चौथी लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था अडानी और अंबानी की है, देश की नहीं है। तो आज की डेट में अगर देश की अर्थव्यवस्था होती तो टूरिज्म में हम नंबर 1 होते, हम एनर्जी ट्रांजैक्शन में हम नंबर 1 होते, या नंबर 2 होते, या नंबर 4 होते। 71वें और 77वें नंबर पर तो नहीं होते ना। तो आज की डेट में हमारा कहना जिसको कहते हैं कुछ और है और होना कुछ और है। वो कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं, और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। अखबार की सुर्खियां बनाने में जो भारतीय जनता पार्टी माहिर है वो ये बताए कि आज की डेट में हमारी वर्ल्ड में पर कैपिटा इनकम की पोजीशन क्या है। हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत का हम वो करेंगे, मुजाहिरा करेंगे। भारत के बाहर आप बैठे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में नरेंद्र मोदी इज अ गुड गाय, नरेंद्र मोदी वांटेड टू प्लीज मी, ही नोज दैट आई एम नॉट हैप्पी विद हिम। इस भाषा का जवाब हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में नहीं देंगे तो कब देंगे? हमारे पास 140 करोड़ का मार्केट है, 140 फिलहाल तो करोड़ का यूरोप मार्केट है, जवाब नहीं लेकिन दे पा रहा है। दुर्भाग्य आपको कि पता है हमारा मार्केट यहाँ पर इस जो वक्त अधिक चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के साथ अमेरिका के रिलेशन कैसे होंगे, इसको लेकर यहाँ बड़ी वृहद चर्चा है। और ट्रंप की स्पीच ही यहाँ पर मुख्य आकर्षण है जी कि वो क्या कहेंगे। सर, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं ब्रजेश भाई। आप तो अब तक तो मैं आपको हिंदुस्तान का ख्याति लब्ध पत्रकार कहता था, लेकिन आज मुझे कहने में गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे साथी ब्रजेश मिश्रा जी अब दुनिया के ख्याति लब्ध पत्रकारों में से हैं। आप इस चीज को देखिए, यूरोप अमेरिका को क्या जवाब देता है हमारा विषय नहीं है, इजराइल ईरान को क्या जवाब देता है हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय यह कि मेरे 144 करोड़ का प्रधानमंत्री को कोई आदमी लड़का बना करके कह दे कि ही दैट गाय इज वांटेड टू प्लीज मी, ये हमारे अपमानजनक बात है। तो डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के साथ क्या करें उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या करेंगे? आप अगर रूस के तेल की बात करें दुनिया तो भर के हमारे कर लिए दो बड़ी नियम अलग आर्थिक बना रहा है ताकतें यूरोप डोनाल्ड और ट्रंप, अमेरिका और चीन के लिए अगर नियम अलग लड़ेंगे, बना अगर रहा है। एक दूसरे पे टैरिफ इंपोज करेंगे तो सर पूरी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं आपको पूछवा देता हूं अभिषेक जी से भी और अरुण जी से भी। आप पूछवाइए ना। मैं तो आपसे जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं कि चीन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी रूस के तेल को लेकर के अलग है, ब्राजील के लिए अलग है। दोनों को सैंक्शन नहीं इंपोज कर रहा, हमारे ऊपर सैंक्शन इंपोज कर रहा है। हम लड़के हो गए क्या? ऐसा तो कभी नहीं हमने देखा था। हमारी तुलना पाकिस्तान से की जा रही है प्लीज हमारे अमेरिका साथ के मौजूद नजरों में, रहिएगा। और मैं हम इस चुप चर्चा बैठे को हुए हैं। थोड़ा हमारी सा भारतीय जनता नेक्स्ट लेवल पार्टी पे की ले जाना सरकार चाहता चुप हूँ। बैठी हुई है। मेरे साथ यूनाइटेड किंगडम के बहुत ही जाने माने चर्चित राजनीति विभाग के बहुत ही चर्चित प्रोफेसर, और खास बात यह है कि वो रहने वाले उन्नाव उत्तर प्रदेश के हैं पर इंग्लैंड में पढ़ाते हैं, और आज हमारे विशेष अनुरोध पर इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ हैं। अरुण जी, बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो सर बताइए कि इतनी विषम और जटिल जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच जब यूरोप और अमेरिका लगभग आमने सामने हैं, और जो चैलेंजेस इस वक्त दुनिया के सामने हैं, क्या दावोस में उस टकराव का कोई समाधान मिलेगा? आपको ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ बातचीत के रास्ते और पॉलिसीज कुछ ऐसी तय होंगी, या फिर होगा वही जो ट्रम्प चाहेंगे? शुक्रिया ब्रजेश जी बुलाने के लिए। आई थिंक हमारा जो पैनल है उसने काफी सारे चैलेंजेस ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिए हैं और कई सारे लोगों ने कई तरीके से बात कही है। मैं 3 बातें कहूंगा। पहली बात तो ये है कि दावोस एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जो अपॉर्चुनिटी है वो ऐसे है कि इसमें जो बीच के लोग होते हैं, इंटरमीडियरीज, वो हट जाते हैं। इसमें जो है सरकारें और जो संस्थाएं हैं वो सीधे बात करती हैं, चाहे आप वो सोवरेन फंड है आपका, सर सरकारें यहाँ खुद ही बिजनेसमैन बनी हुई हैं। एग्जैक्टली। सो उसका फायदा है, उसका एक अपना एक पॉइंट है जो नॉर्मली हमें नहीं मिलता है। तो उसी उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखेंगे कि जो आज की जो कैपिटल है वो ग्लोबल है, टेक्नोलॉजी ग्लोबल है, सप्लाई चेन ग्लोबल है, तो डावोस हमको अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। लेकिन हम उस अपॉर्चुनिटी को यूज कैसे करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट
जी मतलब चीज रहेगी हमारे लिए। आपने मेंशन किया कि ग्लोबल इंस्टेबिलिटी है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जो है अभी, अस्थिरता, वो सिर्फ राजनीतिक नहीं है, मेनली जो है आर्थिक है। एक तो टैरिफ का फियर है हर जगह, और यूरोप में खासकर इस दावोस में वो चीज डोमिनेट करेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जब वो आएंगे, इस बात को, वो ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेके, मुझे लग रहा है कि मेरा अंदेशा है कि वो लोग इस बात पे बहुत प्रेस करेंगे कि ग्रीनलैंड को कैसे हथियाया जाए। और यूरोप की जो यूरोपियन कमीशन है या यूरोपियन स्टेट्स हैं, उस चीज को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उस देखिए, कल भी आर्थिक मैं अपने संकट जो पैनलिस्ट को, दर्शकों को बता रहा था कि यूरोप में इस बार मुझे एक मायूसी दिख रही है, और खास तौर पर अमेरिका के रुख को लेकर यूरोप में एक असमंजस है। जैसे इंडिया की प्रेजेंस, चाइना की प्रेजेंस, ब्राजील की प्रेजेंस, ईस्ट एशियन कंट्रीज की प्रेजेंस बहुत अच्छी है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के हेड्स हों या यहाँ पर जो भी ग्रुप डिस्कशंस हुए जिसमें मैं शामिल हुआ, उनके लिए मुख्य मुद्दा कि नाटो क्या प्रभावशाली रहेगा या खत्म हो जाएगा, यूरोप का भविष्य क्या होगा, अमेरिका और यूरोप के जो कॉम्प्लिकेटेड इस वक्त की रिलेशनशिप है, खास तौर पर चाहे वो यूक्रेन रसिया के मुद्दे को लेकर रही हो या फिर अब ताजा ग्रीनलैंड के विषय को लेकर, तो उसकी सर्वाधिक चर्चा दावोस में हो रही है। आप तो यूनाइटेड किंगडम में मौजूद हैं, उन्होंने तो प्रधानमंत्री इंग्लैंड को भी पत्र लिखकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ नहीं कहा है, तो इसकी क्या चर्चा है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्या जा रहा है दावोस से कि क्या इस विवाद का कोई समाधान होगा या ये टकराव अभी और बढ़ेगा? मुझे लग रहा है कि ये टकराव अभी और बढ़ेगा, और काफी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है, अस्थिरता रहेगी, और उसी में मुझे लग रहा है भारत को अपनी जगह बनानी पड़ेगी। जो मेरा अंदेशा है वो ये है कि पूरे यूरोप में, लैटिन अमेरिका में, रूस और चाइना और मिडिल ईस्ट में जो है एक अस्थिरता रहेगी, उससे इन्वेस्टमेंट में भी टेंशन्स रहेंगी अगले आने वाले समय में। तो उसका जो लाभ है वो सीधे भारत ले सकता है, लेकिन वो कैसे लेता है ये राजनीतिक सलाहकार बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एआई की बात कर रहे थे प्रोफेसर मिश्रा, उसमें एआई में हमको ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली चैलेंजेस क्या है। तो जो मुझे जी लगता है कि जैसे एआई में इन्वेस्टमेंट तो हम ले आएंगे, लेकिन उसके चैलेंजेस अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो एफडीआई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में है कि वो जो पैसा तो आ जाता है, लेकिन वो पैसा फिर चला जाता है या फिर कभी कभी ट्रांसलेट नहीं हो पाता प्रोजेक्ट्स में। जो एक मेजर क्रिटिक रहा है एफडीआईज का, वो ये रहा है कि वो इम्प्लीमेंटेशन में जाके थोड़ा फंस जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन एक एक प्रोमिनेंट क्रिटिक तो मानना पड़ेगा। तो हमें ये समझना होगा कि एआई के चैलेंजेस क्या हैं। तो मुझे लग रहा है कि जैसे आज के टाइम पे अगर एआई समझे, तो उसमें तीन चार चीजें, अभी जो डावोस में मैं सुन रहा था उनकी डिबेट, जो वहाँ के सीईओज हैं, उनका जो फोकस है, वो कह रहे हैं भाई हमें सेफ्टी की कंसर्न है, कि डाटा, जो डाटा है उसको, वो सेफ है या अनसेफ है। आपने कल शायद ग्रोक की बात की थी कि कैसे जो उसमें अश्लील तस्वीरें आती हैं। दूसरा है कि जो है पावर, कौन, पावर सेंटर्स कितने होंगे, क्या वो प्रोवाइड करवा पाएंगे कि इतने पावर सेंटर, चाहे वो, जैसे चाइना इस चीज में लीड कर रहा है कि वो अपने जगह, अपने यहाँ पे डाटा सेंटर्स और पावर सेंटर, पावर जनरेशन जो एआई को लीड करेगा, उसमें वो सबसे आगे है। इनफैक्ट वो अमेरिका से भी आगे बन गए हैं। नहीं, तो जैसे ये आज सब मैं कई एरियाज। डिस्कशंस में शामिल हुआ जिसमें यूरोपियन और अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी थे, इंडियन एक्सपर्ट भी थे, कुछ देशों के राजदूत भी उसमें शामिल थे, और एक बड़ा डिस्कशन चल रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें कंप्लीट डिस्कशन सिर्फ चाइना पर चल रहा है कि किस तरह से चाइना सप्लाई चेन को कंट्रोल कर रहा है दुनिया भर की, और इस बात को लेकर यूरोप चिंतित है। यूरोप की समस्या अकेला अमेरिका नहीं है, रूस उनकी चिंता का विषय है, चाइना उनके लिए अरे, लेटेस्ट चिंता का विषय बन गया है। ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि सिर्फ चाइना ही डोमिनेट करे। वो एक हमेशा एक दूसरी पावर भी चाहते हैं कि जो है सप्लाई चेन, अगर एक कंट्री कंट्रोल करता है, जो अभी जो इस समय जो संकट आ रहे हैं, वो इसीलिए मोनोपोली के कारण आ रहा है कि एक देश का या फिर एक इंसान का अगर किसी का भी कहीं पे भी राज रहेगा, तो वो खतरा है सबके लिए। तो यूरोप और अमेरिका या जो अन्य देश है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जो है एक ही देश की जो है मोनोपोली हो। तो वो जो है इंडिया के लिए नहीं, मैं उम्मीद अपॉर्चुनिटी करता है। हूं कि अभी टकराव का कोई ना कोई समाधान दावोस से जरूर निकलेगा, क्योंकि दावोस जगह ही ऐसी है ना कि यहाँ मेज पर बैठकर सब चीजें, पॉलिसीज तय होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को समझेंगे। बहुत शुक्रिया मे, प्रोफेसर साहब, हमारे साथ कृपया जुड़े रहिएगा। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार देवकी नंदन मिश्रा जी मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। देवकी जी, बहुत स्वागत आपका।
तो बताइए कि दावोस से उत्तर प्रदेश क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। वैसे आज भी मैं इन्वेस्ट यूपी के पवेलियन में गया था, काफी उत्साह मुझे इंडियंस और जो एनआरआईज हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश को देख कर मिला। और कल भी मैं दर्शकों को बता रहा था, और आज भी जो मैंने महसूस किया, जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है इन्वेस्ट यूपी की, उसकी चर्चा यहाँ पे काफी है। अब वो परिणाम में कितना बदलता है ये तो आने वाले वक्त में दिखेगा, लेकिन चर्चा में है। देवकी जी। सबसे पहले तो ब्रजेश जी आपको बधाई कि लखनऊ से आप दावोस गए हुए हैं और WEF में आपका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। देखिए, पिछला जो 2025 में WEF हुआ था उसमें भारत में 20 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात आई थी और कहा गया था कि इससे करीब 16-17 लाख के आसपास नौकरियां पैदा होंगी। क्या ये 20 लाख करोड़ का निवेश हो पाया? क्या 20 लाख करोड़ आया? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारी बातें हो रही हैं AI को लेकर के। AI कोई नया नहीं है। AI 50 साल से पूरी दुनिया में घूम रहा है। भारत में इधर 4-5 साल से आया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो डेटा की सिक्योरिटी को लेकर के है। सबसे ज़्यादा भारत में डिजिटल फ्रॉड हो रहा है आज की तारीख में। अभी दिल्ली में कोई एक दंपति है जिनसे 15 या 16 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो गया डिजिटल अरेस्ट करके। इसको हम रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या इस डेटा को रोक पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक और बड़ी बात है इसी से जुड़ी हुई। महाराष्ट्र सरकार ने आज एक MOU किया है लोढ़ा ग्रुप के साथ, इसी WEF फोरम में। लोढ़ा ग्रुप के साथ किया है 1,30,000 करोड़ का और 1.5 लाख नौकरियां देने की बात करी है। लोढ़ा ग्रुप बंबई का है, वो डेटा सेंटर बना रहे हैं। डेटा सेंटर लोढ़ा ग्रुप बंबई का है और हम MOU कहां कर रहे हैं? दावोस में, इतनी ठंड में। करोड़ों उत्तर प्रदेश को भी 1 गीगावाट का डेटा सेंटर AM ग्रीन एनर्जी नहीं, मैं जो ब्रजेश जी कहना चाह रहा हूं, मेरा कहना के साथ भी 1 गीगावाट डेटा सेंटर खुल रहा है। 1 गीगावाट जी बिल्कुल खुलना चाहिए, लार्जेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल खुलना चाहिए। लेकिन हम बंबई में जो MOU कर सकते थे हम वो दावोस में कर रहे हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं, पूरी दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं। हमको उनको आकर्षित करना चाहिए, न कि अपने शहर के, अपने कस्बे के किसी बिजनेसमैन को WEF में ले जाकर के उसके साथ हम समझौता करते हैं। और एक बात और, क्या ये जमीन पर उतरेगा? क्योंकि 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का ही टर्नओवर है लोढ़ा ग्रुप का, और वो MOU कितने का कर रहे हैं? 1,30,000 करोड़ रुपए का डेटा सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं। उनका टोटल टर्नओवर 15 से 16 हजार ग्लोबल फंडिंग लाएंगे, फॉरेन फंडिंग। ये मैं संदेह इस वजह से व्यक्त कर रहा हूं, ये संदेह मैं इस वजह से व्यक्त कर रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि उत्तर प्रदेश में 30,000 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट हुआ था इन्वेस्ट यूपी में, और वो कंपनी फ्रॉड निकली। वो कंपनी जीरो थी, उस कंपनी का कोई कहीं अता पता नहीं था। तो इस तरह की जो भी WEF होता है ये हर साल होता है, और निश्चित तौर पर उम्मीदें बनती हैं। हम लोग मीडिया में बात करते हैं, अखबारों में छपता है, अखबार में तो कम छपता है, आप ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं इस पर। मैंने आज अखबार देखा, अखबार में अंतिम पन्ने पर एक छोटी सी खबर थी, इन्वेस्ट यूपी में क्या हुआ, इन्वेस्ट यूपी ने क्या किया। तो अखबार में, हिंदी अखबारों में कम छपता है। आप अच्छी बात है कि इसकी चर्चा कर रहे हैं, लोगों को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब लोगों को पता चलेगा। मैं चाहता हूं कि हिंदी के दर्शक क्यों इससे वंचित रहे? बिल्कुल वंचित नहीं रहना चाहिए। मैं उनके लिए क्या पॉलिसीज बन रही हैं? बिल्कुल नहीं वंचित रहना चाहिए। इस तरह से अछूत क्यों करना है भाई? कतई नहीं। हमें बताना है अपने लोगों को। 20 लाख करोड़ रुपया जो 2025 में WEF से भारत में आया था, वो उसका कितना उपयोग हुआ? जो अरुण कुमार साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वहां से पैसा तो आ जाता है, लेकिन क्या हम पैसे का उपयोग कर पाते हैं? क्या हम उतनी इंडस्ट्री लगा पाते हैं? क्या हम रोजगार पैदा कर पाते हैं? ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। एक बात चाइना को लेकर के भी कहनी पड़ेगी। देखिए, चाइना का मुकाबला तो अब अमेरिका भी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका अगर टेक्नोलॉजी के मामले में आप देखें तो चाइना अमेरिका से भी आज आगे निकल के चला गया है। चाइना एक बहुत बड़ी समस्या है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन जितनी बड़ी समस्या हम उसे मान रहे हैं, उतनी ही तेजी से वो अपनी टेक्नोलॉजी को लगातार आगे बढ़ाता जा रहा है। ये उसकी अच्छी बात है। उसका केवल और केवल फोकस एक बात पर है। जो यहाँ चर्चाएं है ना,
कंपटीशन से बियॉन्ड, मतलब आगे जा चुका है, जैसी चर्चाएं यहाँ पे हो रही। उससे कोई कंपटीशन किसी का रह ही नहीं गया है। ना ना, अब वो क्यों सब नहीं रह बहुत गया आगे है? निकल गया है। क्यों नहीं रह गया है कि भारत को ही आप लीजिए, भारत किन मुद्दों में उलझा हुआ है? भारत किन मुद्दों में उलझा हुआ है? क्या चाइना इन मुद्दों में उलझा हुआ है? पूरे चाइना में 80% हिस्सा पूरे चाइना का केवल और केवल सोलर पर हो गया है। वहां पर सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही हैं। वहां क्या पोल्यूशन होगा? हमारे दिल्ली का क्या हाल है? तो हमको धरातल पर रह करके बात करनी होगी। बहुत शुक्रिया देवकी जी, हमारे साथ रहिएगा। मैं इस पर चर्चा के दूसरे चरण की शुरुआत करता हूं और मैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, जिस तरह की चर्चाएं, डेलीगेशंस, दावोस कांग्रेस की जो समिट और जो वहाँ डिस्कशंस चल रहे हैं, ग्रुप डिस्कशंस हो रहे हैं, उसमें 3-4 अहम बातें हैं जो मैं आप सबको भी और दर्शकों को भी बताना चाहता हूं। फिर मैं आपका एक्सपर्ट कमेंट भी उस पर लूंगा कि खास तौर पर यहाँ जो चर्चा हो रही है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर असमानता है, आम लोगों तक उसके प्रभाव की कमी है, उपलब्धता की कमी है, उसको लेकर कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क न होना, ये भी एक चिंता का विषय है। सत्या नडेला ने तो इस पर काफी कुछ जताया है कि अगर इसको लेकर टेक कंपनियां जागरूक नहीं हुई तो ये आने वाले वक्त में एआई सिर्फ बड़ी कंपनियों का बबल ही साबित होगा, ये आम लोगों के उपयोग से बाहर रहेगा। दूसरा, भारत के समक्ष भी बहुत सी चुनौतियां हैं, स्पेशली जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा जो हिस्सेदार है भारत, उसके समक्ष भी यहाँ पर कई चैलेंजेस पैदा हुए हैं। और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे होंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, पूरी दुनिया भर में संकट है, निवेश को लेकर बहुत सी बातें हैं, जॉब क्रिएशंस को लेकर भी कई मुद्दे हैं। तो इसको लेकर जो बड़ी यहाँ पर चर्चाएं हैं, आप क्या उम्मीद करते हैं कि यहाँ से जो निकला हुआ संदेश होगा, क्या उस तनाव को कम कर पाएगा और दुनिया भर में समृद्धि के नए मार्ग खोलेगा? ब्रिजेश जी, 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपने उठाई अभी। सबसे पहले आपने बात रखी थी यूरोप वर्सेस अमेरिका की। तो अगर आप देखें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब यूरोप को ऑलमोस्ट एक, अगर मैं इस्तेमाल शब्द कर सकता हूं, रोग अमेरिका का चेहरा देखने को मिल रहा है। अदरवाइज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से लगभग पिछले 100 सालों के इतिहास में, 70-80 सालों के इतिहास में जब जब कभी कोई बात हुई है तो अमेरिका और यूरोप एक साथ पन्ने पे खड़े नजर आए हैं। तो ये निश्चित रूप से, और इसमें अगेन जो इस समय जो कमेंट्री आ रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से, मैं प्रेसिडेंट मैक्रों की, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उनकी स्पीच भी सुन रहा था। तो स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का जो खतरा, चाहे फ्रांस ने उसकी बात की है, चाहे जर्मनी ने उसकी बात की है, ग्रीनलैंड ओपनली उसकी बात कर रहा है, नॉर्वे उसकी बात कर रहा है, तो जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वहां से भी, स्वीडन से भी ये बात आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पे। ये स्टेट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल करके सामने आ रहा है जो कि हमको और आपको संभालना होगा। दूसरी चीज जो आपने कही, मैं ये कहना चाहूंगा, एज अ पॉलिटिशियन नहीं कह रहा, एज एन एकेडमिक कह रहा हूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो अभी देवकी नंदन जी बात अपनी रख रहे थे, निश्चित रूप से एमओयू साइन करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, और अपनी होम ग्रोन कंट्रीज के साथ तो एमओयू साइन करने का प्लेटफॉर्म बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, शायद वो राजनीतिक मजबूरी हो, फोटो खिंचवा करके वापस आनी है, जब लोग लौटेंगे तो पूछेंगे कि आपने क्या किया, तो शायद कुछ दिखाने के लिए चाहिए, इसलिए हो रहा है। वो उसका प्लेटफॉर्म ही नहीं है, ना वहां से कुछ होना है, ना पिछले साल जो 20 लाख करोड़ का एमओयू हुआ था, मैं आपको चैलेंज करके ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि वो किसी कीमत पे कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं तो होगा। आप क्या सजेस्ट करते हो पॉलिटिशियन कि नहीं, पॉलिटिकल दावोस में मजबूरियां उत्तर होती है, मैं प्रदेश उसकी बात करने जा रहा करना चाहिए अपनी पॉलिसीज को, या एमओयूज को साइन करना चाहिए? जी बिल्कुल, डावोस प्लेटफॉर्म है ब्रिजेश जी, जहां हम इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें, जहां हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें, जहां हम क्लाइमेट पॉलिसी की बात करें, हम एडवोकेसी की बात करें, हम उत्तर प्रदेश का पर्सपेक्टिव, हिंदुस्तान का पर्सपेक्टिव रखने की बात करें, एकजुट होकर के, वहां पे तो हमारा चेहरा भारतीय का है, देश का स्वरूप है, हम वहां अलग अलग नहीं, हम सब वहां एक साथ हैं। यहां सरकारें कौन चला रहा है नहीं चला वो तो बात की बात है, लेकिन वहां पे वो पॉलिसी का प्लेटफॉर्म है, एडवोकेसी का प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल इश्यूज का प्लेटफॉर्म है, और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी में वेस्ट की कंट्रीज और बाकी भी दुनिया के लोग, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है तो कई बार उसकी सरकार के प्रति उस वह आशान्वित नहीं रहते, बहुत आश्वस्त नहीं रहते हैं। तो ये चाइना को लेकर बस एक ही चीज है कि ट्रस्ट डेफिसिट अदा कर सकता है। हमें उस लेवल पे पिच करना चाहिए उत्तर प्रदेश को और हिंदुस्तान को, वो प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का।
जी, चाइना को लेकर जो एक ही इशू आता है, जिन लोगों से भी मैंने बात की या जो चर्चाएं सुनी, वो ट्रस्ट डेफिसिट है। वहां पर भरोसा नहीं हो पाता है आम निवेशकों एग्जैक्टली को या इंडस्ट्रियलिस्ट को या कारपोरेट को, जी कि वो कहते तो हैं चाइना ग्रोथ बहुत कर रहा है, पर ये जी भी कहते हैं कि उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। नहीं। और ये मैं आपको इसका एक फ्लिप साइड भी अगर आप देखें चाइना पे सारे टैरिफ्स के बाद, उनके पार्टनर्स पे टैरिफ के बाद, ट्रेड के टैरिफ्स के बावजूद भी चाइना की इस बार की जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो 5+5.2% 5.3% की है एट अ लार्ज बेस। हम अपनी बात कहते हैं, अभी बात आ रही थी, अगेन पॉलिटिकल बात नहीं कह रहा, जो हम कहते हैं कि हमारा 6% 7% की रेट ऑफ ग्रोथ है, हमें यह सोचना कि हमारा बेस बहुत छोटा है, बहुत छोटे डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं। चाइना हमसे और आपसे 5 गुना 7 गुना डिनोमिनेटर के बेस की बात करता है, जब 5%, तो उनका 5% का ग्रोथ, अमेरिका के बेस पे 3% की ग्रोथ, और हमारे या हमसे छोटे नेपाल जैसे देश उदाहरण के लिए अगर हम लें, जिसका बहुत छोटा बेस है, उसमें 12% की ग्रोथ में भी जमीन आसमान का अंतर होगा। तो सिर्फ रेट ऑफ ग्रोथ और की मैं बात आपकी नहीं इस है। बात से दूसरा, पूरी चाइना तरह में सहमत हूं कि हमको यहाँ population पर अगर आप देखेंगे तो एमओयू पे लगातार फोकस नहीं decline करना हो रही है। चाहिए, पिछले 4 पॉलिसी साल प्रमोशन पे में काम करना चाइना की चाहिए। पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। पॉलिसी प्रमोशन का प्लेटफॉर्म है, एडवोकेसी का प्लेटफॉर्म है, और दुनिया के लीडरशिप क्या सोच रही है उसके थॉट को एब्जॉर्ब करके उसको अपनी पॉलिसीज में मॉड्यूलेट करने का प्लेटफॉर्म है। ये एमओयू साइन करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, 100% नहीं है। और अपनी लोकल कंपनियों के साथ तो बहुत बिल्कुल भी नहीं। शुक्रिया उनसे यहीं प्रोफेसर पर आके कर अभिषेक लीजिए। मिश्रा जी, आपको कृपया क्या हमारे मिलता है, जो साथ मुंबई बने में मिल रहा रहिएगा। है। मैं जो अभी रत्नाकर देवकी सिंह, नंदन जी कह रहे रूलिंग थे, पार्टी जिनका बीजेपी के टर्नओवर प्रवक्ता 15,000 हैं करोड़ का रत्नाकर है, जी। प्रॉफिट मार्जिन मैं अगर आपसे जानना चाहता हूं कि 17% दुनिया को अब नए ग्लोबल लीडर की तलाश है रत्नाकर जी। जिस तरह का माहौल दुनिया भर में है, क्या भारत अब नया लीडर बन सकता है? विजय जी, आप खुद भी वहां पे अनुभव उससे कर है, रहे आपकी होंगे कि आवाज थोड़ी भारत कमजोर। किस तरह से अपनी प्रेजेंस वहां पे बनाए हुए है। तो सर, बेहद जिस तरह से शानदार आपने अभी प्रेजेंस है चर्चा भारत की, की। मैं अप्रिशिएट करता हूं सभी राज्यों को और केंद्र सरकार को। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने अभी केंद्र सरकार की और नीतियों सुनिए, को आपकी बात और काट नहीं रहा हूं, लेकिन टीसीएस वालों ने अपना पवेलियन इतना बड़ा बनाया है कि उसके सामने यूरोपियन और अमेरिकन कंपनी भी फीकी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ब्रिजेश जी, अभी आपने भारत सरकार की नीतियों के बारे में और ये सारी चीजें अपनी आप खुद वहां पे जाके महसूस कर रहे हैं और पब्लिकली इसको कह भी रहे हैं, डिस्क्लोज भी कर रहे हैं। मैं यही कह रहा था कि अगर अगर भारत के में अगर इस तरह का नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, अगर उनका विजन है और उनकी नीतियों का ही यह परिणाम है, यह असर है कि आज भारत जो है यह विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बना है, ये उनकी नीतियों का ही परिणाम जी, है। और आगे देखिए, मैंने कहा कि 75 साल में जो कांग्रेस शासन में जो होना था विकास, वो नहीं हो पाया, और पिछले 11 वर्ष के दरमियान हमने एक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया है भारत को कि 2047 तक हम एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने की आज स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं 11 पर वर्ष के जो प्रोफेसर है अभिषेक मिश्रा पुरुषार्थ जी का ने ये जो असर है। सुझाव दूसरी दिए हैं चीज ना, मैं इसको आऊंगा, मानिएगा। देखिए ब्रजेश, तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि एमओयू के बजाय पॉलिसी प्रमोशन पे काम करिए। दावोस में क्या अच्छा काम हो रहा है, क्या अच्छी पॉलिसीज हो रही हैं। दुनिया भर के ग्लोबल लीडर्स, बड़ी कंपनियां, टेक कंपनियां, कारपोरेट्स, एक्सपर्ट्स क्या बातें कर रहे हैं ना, उनकी नीतियों को समझिए और फिर अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करिए। इसलिए दावोस होता है, एमओयू साइन करने के लिए नहीं होता। मैं सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात भी सही है। और देखिए, निश्चित रूप से वहां पे हमको फोकस इन सब चीजों पे करना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अगर उस प्लेटफॉर्म पे हमको मिलता है, अगर वहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं और बिल्कुल। कहते हैं कि हम मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वहां के लीडर्स उनको आगे बढ़कर उनका वेलकम करेंगे। और यही होता है, यही होता है, वहां पे इन्वेस्टर्स आते हैं और जी, बहुत इन्वेस्ट शुक्रिया करने की रत्नाकर बात जी, कहते हैं, कृपया एमओयू हमारे साइन साथ होता है। बने एक रहिएगा। दूसरा पहलू भी है। मैं सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, जिस तरह का राजनीतिक, खास तौर पर मैं कहूंगा भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल टेंशन, दुनिया भर में कन्फ्लिक्ट चल रही हैं और वो बेहतर होने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हो सकता है कि दावोस से इसका कोई समाधान निकले। आप अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप सरकार को क्या सलाह देना चाहते हैं कि क्या भारत में एक ग्लोबल लीडर बनने की वो क्षमता है और क्या हम उन अपॉर्चुनिटीज को ठीक से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं या नहीं?
हम तो ब्रजेश जी जो भी आपकी इच्छाएं हैं, हम सारी इच्छाओं को पूरा होता देखना चाहते हैं। जो भारतीय रूप के रूप में हम क्यों ग्लोबल लीडर नहीं बनना चाहेंगे? हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे कथनी में और करनी में हमारी सरकार की जब अंतर आता है तब आपको निराशा होती है। देखिए, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपनों को पूरे करने की तो बात करनी चाहिए ना। आप एक देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, हिंदुस्तान स्लिप्स 131 पोजीशन आउट ऑफ 148 कंट्रीज में 131वें नंबर पर है। और वो नंबर किस पर है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स क्या होता है? 4 चीजों पर, जिसमें एजुकेशन भी आती है, इकोनॉमिक भी आती है, और बाकी 2 और चीजें भी आती हैं। आप कहेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। तो उसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन आता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशनल अलाइनमेंट आता है, हेल्थ आता है, सर्वाइवल आता है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आता है। इसमें भारत की पोजीशन दुनिया में 148 देशों में 131वें नंबर की है। तो आप कहां से ग्लोबल लीडर बनने की बात करते हैं? जब हमारी विदेश नीति को इस तरीके से धता बताई जाती है कि हम फ्लिप फ्लॉप विदेश नीति पर चलते हैं कि कभी चाइना की तरफ झुक गए, कभी उनको चाय पिला दी, और कभी डोनाल्ड ट्रंप को जफ्फी पाली क्या नाम गले लगा लिया, और वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नहीं साहब, इतनी मायूसी की जरूरत नहीं है। यहाँ हमको एज ए कंट्री रिप्रेजेंट करना है, और हम अपनी कंट्री को कितना प्रभावशाली तरीके से यहाँ उपस्थिति दर्ज कराएं, ये बेहद, ये ज्यादा जरूरी है। जाइए महाबली, मायूसी नहीं, मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए। ये मसला मायूसी का नहीं है। अगर आप वास्तविकता को मायूसी समझते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक हम वास्तविक नहीं होंगे तब तक हम मायूसी से नहीं उभर पाएंगे। आप इस चीज को देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था में डॉलर 92 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो यह बात खुशी की है या मायूसी की है, मुझे बता दीजिए। सस्ता तेल हम रूस से नहीं खरीद सकते, ईरान से नहीं खरीद सकते, हमें महंगा तेल अमेरिका से खरीदना है। यह बात अगर खुश होने की है तो मैं खुश हो जाता हूं। आज की डेट में हमें पाकिस्तान से कंपेयर किया जा रहा है, और पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि बहुत महान कंट्री है। ये बात खुशी की है या मायूसी की है, आप बता दीजिए। मैं मायूस की जगह खुश हो जाता हूं। जी, मैं कहता हूं वेनेजुएला से भी मिल सकता है, थोड़ा एफर्ट की जरूरत है। कुछ पूछ रहे थे? अब तो वहां से मिल ही जाएगा। नहीं तो वो एफर्ट जो है ना, मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब एफर्ट लगाने हैं तो एफर्ट आपको सही दिशा में लगाने होंगे। एफर्ट आपको गले मिलने की डिप्लोमेसी में नहीं लगाने होंगे। आपको एफर्ट लगाने होंगे हिंदुस्तान को आगे करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि हर 3 में से 1 स्टार्टअप बंद हो रहा है। हर 3 में से 1 स्टार्टअप बंद हो रहा है। आर्थिक पोजीशन हमारी लगातार गिरती जा रही है। हमारा पर कैपिटा इनकम 2700 क्या नाम डॉलर के आसपास पर ईयर है, और उत्तर प्रदेश का तो और कम है, लगभग मेरे ख्याल से $1000 के आसपास या $1200 के आसपास है। तो आप इसमें 40 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट योगी जी लेकर के आए थे उत्तर प्रदेश में, एमओयू साइन किए थे। कितने एमओयू यहां पर धरती पर उतरे और कितनों को बैंकों ने कर्ज दिया है, ये आप बता दीजिए। आज की डेट में जो हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ा है, जो भी थोड़ा बहुत $4 ट्रिलियन के आसपास, वो सिर्फ अडानी, अंबानी, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद सर जी, है। शुक्रिया सर। थोड़ा सा समय की पाबंदी है। देवकी नंदन जी ने जो बात कही, बहुत अच्छी बात कही थी कि हिंदुस्तान का एमओयू आप हिंदुस्तान में कीजिए, डावोस में करके इस फ्रॉड को, ये तो फ्रॉड है ना, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। मैं प्रोफेसर अरुण कुमार जी को इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर साहब, क्या आपको लगता है कि दावोस इस टकराव और संकट का समाधान देने की स्थिति में है? और वर्ल्ड सिनेरियो पे लोग क्या बात डिस्कस कर रहे हैं? क्या दावोस वो स्थान है जहां पर यूरोप के, एशिया के, अमेरिका के इस संकट से दुनिया को निजात मिलेगी? जी बिल्कुल। संक्षिप्त में 3 बातें कहूंगा। पहला तो ये है कि दावोस फोरम उसी के लिए है, इन सब चीजों को, इन मसलों को हल करने के लिए। और चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद आ रहे हैं पहली बार अपना सबसे बड़ा कॉन्टिंजेंट लेके, तो इस बात की बहुत उम्मीद लगाई जाएगी कि ग्रीनलैंड, वेनेजुएला और ईरान, इन जो मुद्दे अभी तत्काल में चल रहे हैं, उनका जो है सोल्यूशन निकले। तो मुझे लग रहा है कि कोशिश होनी चाहिए, और उसका एक प्रभाव भी होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप से सीधे बात होगी। जो दूसरी बात है वो आई थिंक जो रत्नाकर जी और सुरेंद्र जी बात कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हैं। इन दोनों को व्यूअर्स को समझने की जरूरत है।
हाँ, ये बात तो माननी पड़ेगी कि अर्थव्यवस्था में हम लोग अच्छा कर रहे हैं और कई सारे इंडेक्सेस में हम परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, जीडीपी। लेकिन साथ में हमें ये भी देखना होगा कि हम कई सारे इंडेक्सेस में नहीं परफॉर्म कर रहे हैं जितना हमें परफॉर्म करना चाहिए। तो जो डिस्क्रिपेंसी है दोनों में, मुझे जो ऐसा प्रतीत हुआ तालमेल। कि दुनिया को एक ग्लोबल लीडर की आवश्यकता है, बशर्ते कि हम उसके लिए खुद को तैयार करना शुरू करें। जी जी बिल्कुल। ग्लोबल लीडर हम तभी बन सकते हैं जब हमारे कई सारे जो गैप्स हैं, हम सिर्फ इकोनॉमी, ये कहते हैं ना कि हम इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी, उससे सिर्फ नहीं बन सकते। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम नॉलेज हब नहीं है, हम्म। हमारी यूनिवर्सिटीज टॉप की नहीं है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप का नहीं है, अगर हमारे यहाँ की सोशल स्टेबिलिटी नहीं है, तो हम ग्लोबल पावर कैसे कर सकते हैं? आपको एक उदाहरण दूंगा। रेचल रीव्स यूके की चांसलर हैं, जो अभी गई हैं। उनकी जो पिच है डावोस में वो ये है कि यूके इज गोइंग टू प्रोवाइड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी टू एवरीवन, प्लीज कम टू यूके एंड इन्वेस्ट। तो उन्होंने अपना, उनका जो मेन जो फोकस है, वो कह रहे हैं कि हम जो है अपना वीजा प्रणाली जो है और ईज करने वाले हैं, सारी कंपनियां यूके में आए। ठीक है, तो हर जी। हर ऐसा नहीं है कि हम जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज से भी कॉम्पीट कर रहे हैं वहां पे। इंडिया चाइना से नहीं, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से भी वहां पे, क्योंकि वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट वो लोग भी चाहते हैं, यूके भी चाहता है कि भाई बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे यहाँ आए और इन्वेस्ट करें। लेकिन हमें ये देखना है कि एक्चुअली हम प्रोवाइड क्या हम उतनी स्किल्स प्रोवाइड कर पाएंगे? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम गियर्ड है उस चीज के लिए? क्या हमारे सोशल सिस्टम, जो सोशल हार्मनी है, सोशल इश्यूज है, वो क्या गियर्ड है उस चीज को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड एक करने के लिए, फाइनल इकोनॉमिक आपसे स्टेबिलिटी मुझे प्रोवाइड? जब प्रश्न पूछना है और मैं चाहता हूं कि उसका आप जवाब भी दें कि क्या अमेरिका और यूरोप के बीच जो इस वक्त का माहौल है, क्या टेंशन ईज होगी कुछ, या फिर आने वाले वक्त में ग्रीनलैंड को लेकर कोई बहुत बड़ा टकराव दुनिया देखने वाली है? मुझे लग रहा है कि उसमें जो है हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प अपनी बात कहने आ रहे हैं या फिर वो सुनने भी आ रहे हैं। अगर वो सिर्फ अपनी बात कहने आ रहे हैं और सबको धमकाने आ रहे हैं, तो कोई टेंशन रिजॉल्व नहीं होगी। अगर वो ये वहां जो सुनने आपने आ रहे हैं बाद में कहा प्रेसिडेंट, वो मुझे लगता है कि वही सही है। तो फिर आपको आंसर मिल गया होगा। बहुत जी, शुक्रिया अगर प्रोफेसर साहब प्रेसिडेंट, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैं देवकी नंदन मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। देवकी जी, क्या ये सही वक्त है कि साउथ एशिया में खास तौर पर इंडिया की जो प्रेजेंस है, हमारे सामने अवसर भी हैं, चुनौतियां भी हैं? क्या ये सही वक्त है कि भारत को खुद को ग्लोबल लीडर के तौर पर पेश करना चाहिए? क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, भारत को बहुत ही केयरफुल रहने की जरूरत है। नहीं, हम ग्लोबल लीडर अपने को कैसे प्रेजेंट करेंगे? वैसे तो हमारे यहाँ कहा ही जाता है कि हम विश्व गुरु हैं। ये तो हम लोग चलन में ज़बरदस्त तरीके से चलता है कि हम विश्व गुरु हैं और बन गए हुए हैं। लेकिन हम सर, कैसे? मैंने विश्व गुरु को थोड़ा अंग्रेजी में कह दिया, अंग्रेजी वर्ड, ग्लोबल वही लीडर वही से। वर्ड ग्लोबल ग्लोबल लीडर आपने कहा है, हाँ। मैं उसको हिंदी में बोल दिया, जो और चलन में इतने है। प्रोफेसर लोग बैठे हैं तो हम लोग को भी थोड़ा सा नहीं, एलीट बातचीत हम करनी उसको पड़ेगी ना। ग्लोबल लीडर कह देते हैं। हम उसको ग्लोबल हम्म। लीडर कहते हैं। हम ग्लोबल लीडर हैं, ये हमने मान लिया कि हम ग्लोबल लीडर हैं। लेकिन क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या हमारी पास उतनी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है? आज भारत जो है में जितनी दवाएं बनती हैं, उसका 90% जो इंग्रेडिएंट है वो चाइना से आता है। भारत दवा का सबसे बड़ा उत्पादक है। लेकिन माल कहां से आ रहा है? चाइना से। चाइना अगर माल बंद कर देता है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आई थी करीब 8-10 महीने पहले, तो पूरा समझिए कि हमारे यहां दवा की कमी हो गई थी। हम बाहर दवा नहीं भेज पा रहे थे। तो हमारे यहाँ क्या है, पहले हमको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। जो बात आई, यूनिवर्सिटी हमको ठीक करनी पड़ेगी। हम एआई में कितना आगे बढ़े हैं? कौन सी एआई इंडिया की है? जितने एआई सॉफ्टवेयर हैं, जितने एआई वेबसाइटें हैं, क्या इंडिया में से कोई है? नहीं है। हमारे पास डेटा सेंटर क्या है? डेटा सेंटर को लेकर के पूरी दुनिया, हम चाहते हैं कि डेटा सेंटर स्थापित हो। हम उत्तर प्रदेश नोएडा में भी डेटा सेंटर स्थापित करने की बात कर रहे हैं, कुछ हो भी रहा है। आज आप बता रहे हैं कि एमओयू हुआ है इन्वेस्ट यूपी में, लेकिन एम ग्रीन एनर्जी के साथ हुआ है, ग्रीन एनर्जी 1 गीगावाट। लेकिन क्या डेटा सेंटर हमारा सिक्योर है? हमारा डेटा वहां सिक्योर है? इसको लेकर के पूरी दुनिया
इस बात को लेकर के जो विशेषज्ञ हैं वो चिंतित हैं। तो सबसे पहले हमको धरातल पर काम करना पड़ेगा। अगर हम धरातल पर काम नहीं करेंगे, केवल हम कैंपेन में विस्तार करें, हम प्रचार में बात करेंगे, तो प्रचार तो हो रहा है, भारत के लोग बहुत, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग इन बातों को समझते हैं, उनके बीच तो हमारी बात पहुंच रही है, लेकिन पूरी दुनिया तक बात नहीं पहुंच रही है। आज अमेरिका हमको आंख दिखा रहा है, हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अमेरिका, अरे अमेरिका किसको आंख नहीं दिखा रहा, सबको दिखा रहा है। जब हम ग्लोबल लीडर बनने की बात हम करते हैं, हम कहते हैं कि हम ग्लोबल हैं, हम ग्लोबल लीडर हैं, तो अमेरिका जैसा देश हमको कैसे आंख दिखा सकता है? वो भी एक बार नहीं दिखा रहा, वो रोज सुबह उठते हैं। मुझे लगता है ट्रम्प तो सबसे पहले भारत को ही आंख दिखाते हैं। इस पूरी दुनिया में किसके साथ वो क्या कर रहे हैं, वेनेजुएला के साथ उन्होंने क्या किया, वो सबने देखा। राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया, उठा लिया। भारत के साथ रोज कुछ न कुछ अगेंस्ट ही बोलते हैं, कभी पक्ष में भारत के वो नहीं बोलते हैं। तो क्या ये बात ठीक है? इससे भारत की साख नहीं बढ़ने वाली है, इससे भारत की साख डाउन हो रही है। पूरी दुनिया में भारत की साख इससे डाउन हो रही है। हम भले अपने आप को ग्लोबल लीडर कहते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन पूरी दुनिया इसे नहीं मानती है। भारत का व्यक्ति तो हमको तो मानना ही मानना है। बहुत शुक्रिया सर, हमको तो मानना ही मानना है, क्योंकि हम भारतीय हैं। नकारात्मक सोच दर्शाता है सिर्फ भारत के प्रति। आप सभी अतिथियों का मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस बड़ी चर्चा में आप सबने शिरकत की, हमारे साथ मौजूद रहे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जरा यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाएं और बताएं कि किस तरह का वातावरण और माहौल इस वक्त दावोस में है। और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, जो इंडिया पवेलियन सेंटर भी आप देख रहे होंगे, भारत का आपको दिखाई पड़ रहा होगा। एक बात की बड़ी तारीफ करनी चाहिए, खास तौर पर दावोस के एडमिनिस्ट्रेशन की और जो स्विट्जरलैंड एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इन लोगों ने इतना बड़ा वर्ल्ड फोरम होने के बावजूद, इतनी बड़ा यहाँ पर आयोजन होने के बावजूद, यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, चाहे ट्रैफिक के इश्यूज हों या फिर सामान्य नागरिकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, सब कुछ बहुत ही आसानी से, बिना किसी हड़बड़ी के, सुरुचिपूर्ण तरीके से इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो इसके लिए स्विट्जरलैंड की सरकार और दावोस का एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत बधाई का पात्र है। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।